औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने डियरेस्ट शाइनिंग स्टार्स, आप ही मेरा फ़ख्र हैं, आप ही हमारा पाकिस्तान है। आपको पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर। जैसा कि डियरेस्ट स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्टरी बेसिक लेक्चर हमने समझा था, अंडरस्टैंड किया था। आई होप कि उसमें आपको पॉइंट्स चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 का बाकायदा आगाज़ करेंगे और उसका फर्स्ट आर्टिकल कूलम्स लॉ आज हम डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ आपका चैप्टर नंबर 12 का बेसिक लॉ है, इम्पोर्टेंट है। इसी पे ऑनवर्ड पूरा चैप्टर बेस कर रहा है, इसको हम समझेंगे। और कूलम्स लॉ में यानी आज के सेकंड लेक्चर में हमने किन टॉपिक्स को, किन किन चीज़ों को समझना है, उसको मैंने आउटलाइन की फॉर्म में आपको बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम लेक्चर में आज क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कूलम्स लॉ का, उसकी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। मतलब ये है कि कूलम्स लॉ किन किन सूरतों में एप्लीकेबल है और किन किन सूरतों में एप्लीकेबल नहीं है। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन को समझेंगे और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को। कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट यूज होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। वो आपके पास उसका रिलेशन क्या है, उसकी डायमेंशन, उसका फॉर्मूला, उसकी डिपेंडेंस क्या है, ये सीखेंगे हम। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम सीखेंगे। ये अलग से लॉ कैसा नाता है और डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, कूलम्स लॉ की टर्म में हम इसको 1 कूलम को कैसे डिफाइन करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। और रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके कॉन्सेप्ट को भी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप इस लेक्चर को थॉरोली सुने। कूलम्स लॉ से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करूं और स्टैंडर्ड के साथ अपने डॉक्टर्स को गाइड करूं और इंजीनियर्स को गाइड करूं। हम बात करेंगे बेटा कूलम्स लॉ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनवर्ड भी ये यूज होता है, प्रीवियस क्लासेस में भी यूज हुआ है। लॉ क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे साइंस में जब भी आप कोई भी चीज जो है ना डिड्यूस करते हो या आप उसको अरेंज करते हो फैक्ट्स की बेस पे, तो आप उसको लॉ कहते हैं। फिजिक्स उसको लॉ कहती है, फैक्ट्स की बेस पे। कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि इंपीरिकल लॉ है। बहुत अहम पॉइंट है ये इंपीरिकल लॉ। आपको नॉर्मल जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं सुनने को मिलेगा। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को यूनिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा। इंपीरिकल लॉ कौन सा होता है? इंपीरिकल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट इनिशियली परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट की बेस पे ही थ्योरी लिखी जाती है, उसको आप जो है ना इंपीरिकल लॉज कहते हैं। अब इंपीरिकल लॉ है मतलब इसमें पहले एक्सपेरिमेंट किए कूलम्स ने, ठीक है, तो उसके बाद ही उसने ये लॉ इसको डिफाइन किया या डिड्यूस किया, तो ये लॉ बाद में डिड्यूस हुआ। अब उसने एक्सपेरिमेंट में चार्जेस लिए, उनकी वैल्यूज को बढ़ाया। पहले 1 कूलम चार्ज लिया, फिर 2 कूलम चार्ज लिया। उनको देखा कि मैं जब ये जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूं, तो फिर उसने ये देखा कि उनमें क्या चेंज आ रहा है। तो इसके मुतालिक मतलब इंपीरिकल लॉ ये है कि पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया और ऑनवर्ड फिर उसने अपना लॉ, उसकी डेफिनेशन या उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इंट्रोडक्शन और लिमिटेशंस फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में यही पॉइंट है कि बेटा ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स, बेटा मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ें कंपल्सरी होती हैं कि आप नंबर और यूनिट्स बताएं, ठीक है। ये एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, नंबर और यूनिट्स
फिजिकल क्वांटिटीज को देते हैं, वो मेजरमेंट कहलाती है। जैसा कि फोर्स है, अब फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह की है। प्रीवियस में हमने पढ़ा है कि आपके पास सेम फोर्स रिपेल ईच अदर, अपना सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या था, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स, ये उसकी क्वालिटेटिव नेचर थी, यानी क्वालिटी बताई कि अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रही है। क्वांटिटेटिव नहीं बताया, यानी कितना अट्रैक्ट कर रहा है, हाउ मच अमाउंट। क्वांटिटेटिव नेचर को नहीं बताया उन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक लॉज में। तो कूलम्स ने उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी की, किन की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कि कितना अट्रैक्ट कर रहा है, कितना रिपेल कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम कितना कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमने ज्यादा करना हो तो हम किन फैक्टर्स पे काम करेंगे, अगर हमने उस फोर्स को कम करना हो तो हम किन फैक्टर्स पे काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना, हम मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये इनिशियली 1784 एडी में चार्ल्स कूलम, जो कि फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, तो उसने डियर स्टूडेंट इनिशियली इस लॉ को डिड्यूस किया। अच्छा, इस लॉ को स्टडी करते हुए हम डिफरेंट टर्म्स यूज करेंगे। पॉइंट चार्ज, ठीक है, जब भी ये लॉ डिफाइन है पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए नहीं है। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, इसकी दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशंस ना हो, डायमेंशनलेस चार्ज इज नोन एज पॉइंट चार्ज। डायमेंशंस ना उसकी लेंथ हो, ना उसकी हाइट हो, ना उसकी विड्थ हो, मतलब वो एक पॉइंट हो। तो पॉइंट की भी आप देख सकते हैं कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशनलेस चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, वो है आपके पास जब आप एक पॉइंट है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें दो लोग खड़े हैं, एक कॉर्नर पे खड़ा है, एक दूसरे कॉर्नर पे, आप ऊपर से बर्ड्स आई व्यू लेते हो तो आपको ये नजर आता है कि उस ग्राउंड में छोटे छोटे आपके पास पॉइंट टाइप वो लोग आपको नजर आ रहे होते हैं। हालांकि वो बॉडीज काफी होती हैं, बड़ी हैं, लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान का फासला उनके डायमीटर से बहुत ज्यादा हो तो उन चार्जेस को भी क्या कहा जाता है कि ये पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। अगर सपोज करें एक छोटा सा चार्ज है, यहाँ पे ये चार्ज है और यहाँ पे एक और चार्ज है, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है डायमीटर का, वो आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, उन चार्जेस को क्या कहा जाएगा, ये पॉइंट चार्जेस हैं। एक आगे टर्म आप यूज करेंगे टेस्ट चार्ज की, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज आपके पास वो भी सेम एज इन्हीं की टर्म्स में यूज होता है, ऐसे तो नहीं होता, बट आपके पास होता इन्हीं के टर्म्स में है। तो उसको हम थोड़ा देखते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जब आप उसको किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन को देखना हो कि कहाँ है, मतलब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप उस चार्ज को यूज करते हो, यानी जिसके इंटर होने से उस पहले से मौजूद चार्ज के फील्ड को डिस्टरबेंस ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, उसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं। मतलब जैसे हम थर्मामीटर है, थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। अगर थर्मामीटर अपना वो खुद ही इतना हीटअप हो कि वो उसका अपना टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर दोनों मिक्स हो जाए तो वो मेजर तो नहीं करेगा ना टेम्परेचर। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका अपना फील्ड इतना वीक होता है कि वो दूसरे फील्ड को अफेक्ट नहीं करता जिसको आप मेजर करना चाह रहे होते हो। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट चार्ज के बारे में और टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया। एक चार्ज आप यूज करते हो एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्जेस आपके पास ऐसे होते हैं, आपने एक सफेयर में, उस सफेयर पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काफी सारे चार्जेस, अब वो एक नहीं है, काफी सारे चार्जेस हैं, तो आप उनके लिए टर्म यूज करते हो एक्सटेंडेड चार्जेस। और एक्सटेंडेड चार्जेस को जिसने एक्सप्लेन किया ना, वो नेक्स्ट है गॉसेस। गॉसेस ने एक्सटेंडेड चार्जेस को एक्सप्लेन किया। गॉसेस लॉ हम प्रॉपर पढ़ेंगे एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चार्जेस का मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, आज मैंने पॉइंट चार्जेस का बताया, टेस्ट चार्जेस का बताया, एक्सटेंडेड चार्जेस का बताया। आई होप के पॉइंट चार्जेस, एक्सटेंडेड चार्जेस, टेस्ट चार्जेस का आपको क्लियर होगा। दूसरा आपके पास स्टैटिक चार्जेस, कूलम्स लॉ स्टैटिक चार्जेस को डिस्कस करता है, जिस तरह पॉइंट चार्जेस हो गए, स्टैटिक चार्जेस को डिस्कस करता है। स्टैटिक चार्जेस रुके हुए चार्जेस सर रुक कैसे सकते हैं, किस फॉर्म में रुक सकते हैं। आप इंसुलेटर का केस देखें, इंसुलेटर कैसे चार्ज होता है, मैंने मेथड आपको बताया है।
कि जब आप रब करते हैं किसी भी इंसुलेटर को तो इंसुलेटर रबिंग से चार्ज होता है। जब भी आप किसी भी चीज को रब करें, आप बैलून ले लें, आप उसको जो है ना रब करके उसके करीब किसी भी पेज के करीब लेके जाएं तो वो पेज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप कंघा करते हुए आपने देखा होगा कि सम टाइम आपके बाल कंघे से जो है ना चिमट रहे होते हैं, ठीक है, अटैच हो रहे होते हैं, तो वो भी क्या होता है, कंघा करने से क्या होता है, वो बाल चार्ज हो जाते हैं, इसलिए वो अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं। तो आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए कि इंसुलेटर को कैसे चार्ज किया जाता है तो उसका आंसर होगा रबिंग। और होता कैसे है, रबिंग से बेटा जो एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास टेम्परेचर होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास हीट होती है। तो एक्चुअल में उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में उनकी इजाफा होता है, उनको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसलिए वो जंप कर जाते हैं और वो चार्ज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक चार्जेस अब हमारे पास किस तरह इंसुलेटर में ये पैदा होते हैं, ठीक है। अब आपके पास आपने रब किया, अगर आप उन दोनों को दोबारा मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से जहां पे एफिशिएंसी है ज्यादा है और यहाँ पे डेफिशिएंसी वो तो मूव कर जाएंगे। अब आपने उनको मूव करने से रोकना है, तो इसके लिए आप दो चीजें यूज करेंगे। इस टॉपिक में भी आपने, ये बड़ा बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, आपने इंसुलेटर यूज करना है, क्योंकि इंसुलेटर चार्जेस के फ्लो को रोकता है। तो आप जब भी पॉइंट चार्जेस हैं तो उन पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जब आप इंसुलेटर यूज करेंगे तो इंसुलेटर आपके पास क्या करेगा, उन पॉइंट चार्जेस के फ्लो को, कंडक्शन को रोक देगा। यानी चार्जेस जब फ्लो नहीं कर रहे होंगे तो मतलब वो स्टैटिक होंगे, रुके हुए होंगे। तो इस तरह आप उन चार्जेस को क्या कह सकते हैं कि वो स्टैटिक चार्जेस हैं। अगर दो चार्जेस के दरमियान वो मीडियम ना आए, इंसुलेटिंग मीडियम ना आए, तो वो चार्जेस कंडक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो स्टैटिक चार्जेस नहीं रहेंगे। अगर आपने उनके दरमियान इंसुलेटर आपने डाल दिया तो फिर वो आपके पास अपनी पोजीशंस पे रुके रहेंगे और उनको आप स्टैटिक चार्जेस कहेंगे। दूसरा इसमें जो मेथड यूज होता है वो वैक्यूम, अगर वैक्यूम में हो तो तब भी आपके पास चार्जेस वैक्यूम में मूव नहीं करते। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, मूव करती हैं, जैसे कि लाइट है वैक्यूम में से पास होकर आती है। लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऐसी वेव्स जिनको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो आपके पास क्योंकि पार्टिकल्स, ये जो चार्जेस हैं ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, तो जरूर वैक्यूम के हवाले से, तो वैक्यूम ना इंसुलेटर है ना कंडक्टर है, तो इस हवाले से वो भी आप इस टर्म में यूज करते हैं। लेकिन आप वैक्यूम की बजाय एयर का नाम भी दे रहे होते हैं। एयर और वैक्यूम के हवाले से कि अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, तो आप वैक्यूम भी कह रहे होते हैं और एयर भी कह रहे होते हैं, तो दोनों पॉइंट आपके पास सेम है। आई होप कि आपको स्टैटिक चार्जेस भी समझ आ गए होंगे कि थ्रू आउट चार्जेस स्टैटिक कैसे रखने हैं आपने, ठीक है। कहीं पे आप स्पेस की बात कर रहे होंगे या एयर की बात कर रहे होंगे, और कहीं पे आप इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम नहीं, कंडक्टिंग मीडियम तो कंडक्ट कर लेगा, इंसुलेटिंग मीडियम की बात कर रहे होंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट बहुत अहम है, अगर दो चार्जेस के दरमियान का फासला 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा होगा, अगर दो चार्जेस यानी दो प्रोटॉन हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके पास, उनका क्या हो, फासला 10⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, तब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कूलम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे। अदरवाइज अगर फासला इससे कम हो, जैसा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उनपे सेम चार्ज है, सेम चार्ज तो रिपेल ईच अदर, कूलम्स ये कहता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, वहां पे तो वो चार्जेस इकट्ठे रह रहे हैं, क्योंकि बेटा उनका फासला 10⁻15 मीटर से कम है। तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स, अगर फासला कम हो जाता है तो कौन सी फोर्स डोमिनेंट हो जाती है, न्यूक्लियर फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इसलिए आपके पास वहां पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट होती है ड्यू टू डिस्टेंस। अगर फासला 10⁻15 मीटर से ज्यादा होगा तो कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी, आपके पास कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर फासला 10⁻15 मीटर से कम होगा तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, वो उनपे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेंट होगी और कूलम फोर्स
लेस डोमिनेंट होगी, यानी कूलम फोर्स कम होगी। ठीक है, जैसा कि न्यूक्लियस की एग्जांपल है, चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स, लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये आपने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अनस्टेबल न्यूक्लियर क्यों होते हैं, रीजन यही होती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझाना बहुत जरूरी था। फासला दो चार्जेस के दरमियान अगर 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होगा तो तब आप कूलम्स लॉ को वहां पे वैलिड समझेंगे और स्टडी कर सकते हैं। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक हो गया बेटा, आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये दो तरह की होती है, अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव कब होती है डियर स्टूडेंट्स, जब अपोजिट चार्जेस हों। रिपल्सिव कब होती है, जब सिमिलर चार्जेस हों, दोनों पॉजिटिव हों दोनों नेगेटिव, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। देखें अब आपको समझ आ गई, पॉइंट चार्जेस, डायमेंशनलेस चार्जेस, अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो उनको भी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं बेटा, याद रखिएगा, नंबर और आपके पास यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड बनाते हैं, नंबर और यूनिट। अब चार्जेस है ना, तो 10 कूलम, एक चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम, 10 नंबर है, कूलम यूनिट है, तो ये 10 कूलम उसका मैग्नीट्यूड हो गया एक चार्ज का। दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू है 2 कूलम, 2 क्या है उसका नंबर, कूलम क्या है यूनिट, तो ये दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया। अब आपके पास फोर्स हर एक का मैग्नीट्यूड अलग से नहीं, उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एक चार्ज है 2 कूलम, एक चार्ज है 10 कूलम, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 20 आपके पास न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स उसमें जनरेट होगी। जैसे आप चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएं, एक का आपने 20 कर दिया, अब दूसरे का 4 कर दिया, तो 80 न्यूटन फोर्स हो जाएगी। अब यहां से एक और बहुत अहम पॉइंट आपने ये भी याद रखना है, ये जो आपसे ये पूछा जाएगा भाई 4 न्यूटन फोर्स कितनी, जो 4 कूलम चार्ज है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा 20 न्यूटन वाले पे, तो बेटा फोर्स दोनों की म्यूचुअल होगी, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है ना उसके इक्वल होगी। मतलब अगर 4 कूलम में वो भी 20 न्यूटन फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा होगा, 20 कहता हूं, 4 और 20 का मल्टीपल क्या आएगा, 4 और 20 का मल्टीपल आपके पास 80 न्यूटन, यानी 4 कूलम भी 80 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा और 20 कूलम भी 80 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, एक दूसरे पे फोर्स ये एक्सर्ट कर रहे होंगे, डाल रहे होंगे। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो 4 कूलम है ये तो चार्ज कम है, ये तो कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, और 20 कूलम वो तो बड़ा चार्ज है, वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, किन का, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट लेके उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना वो फोर्स होती है। दोनों सेम ही फोर्स लगा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट अपने बच्चों को डिस्कस कराऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा इंशाल्लाह। जब आप अपना कंपैरिजन किसी और इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आप प्राउडली फील करेंगे कि हमारे टीचर ने हमें एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके समझाया है कि ये क्या है। ठीक है, तो बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है बेटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये भी एमसीक्यूज आता है कि डिस्टेंस कहां से लेना है, चार्जेस के सेंटर से डिस्टेंस लेना है आर, और आर के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं इनवर्स स्केयर लॉ, ये फॉलो करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के नहीं है, आर के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कूलम ने क्या किया, चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, ये भी 2 कूलम ये भी 2 कूलम, अब उनका फासला उसने चेंज किया। कि फासला चेंज करने से क्या ये चेंज होता है, हाँ, उसने देखा कि अगर उसने फासला 2 गुना बढ़ाया है तो फोर्स 4 गुना कम हो गई है। ठीक है, अगर फासला उसने देखा है कि 3 गुना उसने बढ़ाया 2 चार्जेस के दरमियान तो फोर्स 9 गुना कम हो गई है। फासला बढ़ाने से फोर्स कम होती है फासले के स्केयर के हिसाब से,
आर के हिसाब से नहीं, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, आर के स्क्वायर के। और डिस्टेंस कहां से लेना है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्जेस के सेंटर से लेना है। ये पॉइंट क्लियर बेटा, डन हो गया कि ये डेफिनेशन आपने ये करनी है। इसके साथ बेटा दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द चार्जेस लाइक और अनलाइक चार्जेस हैं। और फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। बहुत अहम पॉइंट है बेटा, बहुत अहम पॉइंट है ये। जो फोर्स है वो हमेशा किस पे? ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, यहां पे फोर्स एक्ट करती है। अब एमसीक्यूज आता है, एंट्री टेस्ट में आता है, बहुत अहम एमसीक्यूज है कि अगर ये दो चार्जेस, मैं एक तीसरा चार्ज ले आऊं, क्या इन दोनों चार्जेस की जो फोर्स है क्या वो इस तीसरे चार्ज से फोर्स इफेक्ट होगी? हरगिज नहीं होगी। इन दो चार्जेस की फोर्स इस तीसरे चार्ज के आने से हरगिज इफेक्ट नहीं होगी। अब आपके पास फर्ज करो Q1, हम बात कर लेते हैं कि Q2 लगा रहा है Q1 पे फोर्स, तो फोर्स आएगी F12, यानी 1 पे लगा रहा है 2, तो उसका नाम होगा फोर्स F12। यानी जो फोर्स F12 है वो तीसरा चौथा जितने भी चार्जेस इसके अराउंड आ जाए उनके लगाने से फोर्स F12 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, अहम पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, लेकिन उसके नेट जो फोर्स है उस पे फर्क पड़ेगा। यानी दो चार्जेस के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, अगर चार्जेस दो से ज्यादा हो जाएं फिर क्या होगा? तो बेटा इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद रखिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके तहत आप वेक्टर एडिशन के थ्रू इसको ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन के थ्रू इनको ऐड करते हैं। मतलब वो क्या है सर, हमें थोड़ा डिटेल में समझाएं। Q1 है, इस पे Q2 लगा रहा है, ये फोर्स तो यही रहेगी। Q3 इस पे अलग से फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करना है? वेक्टर सम करना है, वेक्टर एडिशन करनी है। फर्स्ट ईयर में आप डिटेल में पढ़ के आएंगे। तो नेट फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, यानी एक ये फोर्स होगी, एक इनकी अलग फोर्स होगी, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो वो नेट फोर्स बढ़ेगी। अगर पांचवा चार्ज है उनके दरमियान फोर्स वो अलग से, तो नेट फोर्स इंक्रीज होगी, लेकिन वो जो दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स है वो उन चार्जेस के आने से इफेक्ट नहीं होगी। अगर ऑप्शन आया कि क्या नेट फोर्स इफेक्ट होगी, आप कहेंगे बिल्कुल यस इफेक्ट होगी। दूसरा ऑप्शन ये आ सकता है क्या दोनों चार्जेस का जो दरमियान फोर्स है वो इफेक्ट होगी? नहीं, वो इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है। और अगर 3 चार्जेस आ जाएं, 4 चार्जेस आ जाएं, n चार्जेस आ जाएं, तो सुपर जो आपके पास पोजीशन प्रिंसिपल है उसके तहत आपने उसको ऐड करना है। उसमें एडिशन कैसे हो रही होती है? वेक्टर एडिशन के थ्रू आप इसको ऐड कर रहे होते हो। ये मैंने 2, 3, n चार्जेस के लिए आपको समझा दिया, सिखा दिया कि अगर 2 चार्जेस ना हो तो तब आप इसको कैसे करेंगे। आपके सिलेबस में इतना नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं, ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, मैंने बता दिए हैं। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 हेल्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम आप देख सकते हैं एयर वैक्यूम कंसीडर्ड, ताकि चार्जेस स्टैटिक रहें, अलग अलग रहें। मैंने आपको पहली स्लाइड में डिटेल में ये बात समझाई है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड मीन आपके पास 10 न्यूटन फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन भी लगती है। लेकिन अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड में नंबर और यूनिट, ठीक है, यानी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, 100 और न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट between charges given by force directly proportional to the product of the magnitude of the जो चार्ज हैं Q1, Q2 और R स्केयर, इसको कहते हैं इनवर्स स्केयर लॉ को भी ये फॉलो करता है। कूलम्स लॉ की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किस लॉ को फॉलो करती है? इनवर्स स्केयर लॉ, यानी अगर फासला 2 गुना बढ़ाओगे फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो बेटा यहाँ पे K लगा देते हैं। K आपके पास क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, आपकी बुक लिखती है कूलम्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये स्केलर फॉर्म में, स्केलर, ठीक है बेटा। जब मैं इसके साथ यूनिट वेक्टर R लगा दूंगा, ठीक है, R यूनिट वेक्टर रैंडम डायरेक्शन के लिए यूज होता है, तो फिर मैं इधर फोर्स के ऊपर या इसको बोल्ड कर दूंगा या इसके ऊपर एरो हेड लगा दूंगा, तो फिर ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी।
फोर्स वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक आपके पास मैग्नीट्यूड ये शो हो रहा है, और दूसरा इसके साथ यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर आप यूज करते हो। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके इसको वेक्टर बना देंगे। डन, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वैक्यूम और एयर के लिए, ठीक है, वैक्यूम और एयर के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम है। इसकी वैल्यू ना कैलकुलेट कर लेगी। ये जो K है ये किसके इक्वल है, इसका फॉर्मूला क्या है ये आपको पता हो, नाम मैंने बता दिया। K का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं E नॉट। 4 पाई E नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी वैल्यू याद रखनी है अहम एमसीक्यूज के लिए। इसके यूनिट भी याद रखने हैं। इसके यूनिट क्या बनेंगे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो यूनिट दिए हैं ना इनका इनवर्स ले लेना है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ये उन्होंने कैलकुलेट कर ली है कि हर दफा कैलकुलेट करने की बजाय आप ये वैल्यू K की जगह हर जगह पुट कर सकते हैं। 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है कि ये 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी बेटा प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम होती है। ठीक है, यहाँ पर हम एयर की बात कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम क्या है कि ये फोर्स की मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा कर सकती है। यानी जो एप्सिलॉन नॉट है या आपके पास इससे ऑनवर्ड जब हम कोई मीडियम यूज करेंगे या कोई डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम, जब भी हम दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम यूज करेंगे ना तो फिर हम एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और टर्म यूज करेंगे एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन यानी रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम के हवाले से फिर हम यूज करेंगे। तो यानी मीडियम के आ जाने से वो मीडियम कितना फोर्स की वैल्यू को कम करता है, यानी मीडियम जब भी आएगा फोर्स को हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उसको हमेशा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये बढ़ेगा ठीक है मीडियम के आने से इसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाता है। फॉर्मूला में ऑनवर्ड स्लाइड है, उसमें आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, वहां पे बताता भी हूँ समझाता भी हूँ, डोंट वरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी आपने बेटा जो है ना एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है जो क्या करता है फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये आपके पास आपको पता चल गया कि ये क्या है और ऑनवर्ड मीडियम के लिए क्या टर्म यूज होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आपको इसकी वैल्यू और इसके यूनिट याद रखनी है जैसे कि मैंने वहां भी बताए हैं। और अगर वैक्यूम और एयर हो तो इसके लिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 और R स्क्वायर देखे मैंने K की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। अब मैं इस तरह भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू लिख दूँ 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये तीनों कूलम फोर्स की स्केलर फॉर्म की फॉर्मूलाज हैं, ये तीनों, एक ये और एक ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम आर एयर। तो ये बेटा आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, ये आपके पास क्या है। ठीक है, अब आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, हर चीज़ मैंने बताई है। अब क्या ये सर चेंज हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट? बिल्कुल चेंज हो सकता है। सर ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ों पे, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। अक्सर जो मीडियम हम यूज़ करते हैं बेटा वो इंसुलेटर यूज़ करते हैं। इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ करने का मकसद क्या होता है, ताकि चार्जेस स्टैटिक रहें, क्योंकि इसकी कंडीशन है अगर चार्जेस मीडियम हम कंडक्टर यूज़ करेंगे चार्जेस कंडक्ट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अगर चार्जेस मूव करेंगे तो फिर कूलम्स लॉ हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कूलम्स लॉ तो स्टैटिक चार्जेस के लिए है। ठीक हो गया, बिटवीन टू चार्जेस। नेचर कौन सी है मीडियम की, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप कौन से यूज कर रहे हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में K की वैल्यू और है, ये सिस्टम इंटरनेशनल में ही वैल्यू। अगर आप FPS सिस्टम लेंगे, इंजीनियरिंग सिस्टम जिसको भी आप कहते हैं,
और सीजीएस सिस्टम लेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो के एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम पे के चार्जेस के दरमियान में कौन सा नेचर ऑफ मीडियम है इस पे भी डिपेंड करता है। आई होप कि ये आपको स्लाइड अच्छे से मैंने क्लियर कराई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे मूव करेंगे कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स कौन सी होती है बेटा? आप कूलम फोर्स को म्यूचुअल फोर्स भी कह सकते हैं, आप कूलम फोर्स को म्यूचुअल फोर्स भी कह सकते हैं। ये कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। क्या मतलब होता है म्यूचुअल फोर्स? मतलब ये बेटा, अगर एक चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे उतनी ही फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में तो बराबर, मैंने कहा अगर Q1 चाहे 2 कूलम है और Q2 चाहे 20 कूलम है, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर एक फॉरवर्ड लगा रहा है तो दूसरा रिवर्स लगा रहा होगा, अगर एक राइट साइड पे लगा रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे लगा रहा होगा। ठीक है बेटा, तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको थोड़ा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो Q1 है ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये Q1 Q2 पे, तो आपके पास आप इस फोर्स को कैसे लिखेंगे? F21, यानी Q2 चार्ज पे 1 फोर्स लगा रहा है, इसलिए तो आप इसको क्या कहेंगे? F21, यानी सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो साफ ज़ाहिर है फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर के लिए आप हेड यूज करते हैं। ये देखें R यूनिट वेक्टर, तो ये क्या आएगा? 21। सेम एज स्टूडेंट्स, इस तरह Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स को आप क्या लिखेंगे? F12, यानी 1 पे 2 फोर्स लगा रहा है, F12, इसका भी यूनिट वेक्टर आएगा। और ये क्या होगा बेटा? यूनिट वेक्टर आपके पास 1 2 यूनिट वेक्टर, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपके पास ये दोनों डायग्राम्स वेक्टर फॉर्म के लिए कि जितना Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q1 की फोर्स क्या है आपके पास? F21। Q2 की फोर्स क्या है? F12, और इनके यूनिट वेक्टर R21 और इसका R12। अब हम इसको सिंपल यही करना है बेटा, आप देख सकते हैं F12 आप 21, ठीक है, जो आपके पास 1 लगा रहा था 2 पे 1 और 4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2। अब सिंपल हमने क्या किया, इसको भी वेक्टर फॉर्म में साथ यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया है और यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। सेम ऐसे जो 2 1 पे लगा रहा है उसकी भी हमने वो शो कर दिया है। यहाँ मैंने आपको बताया दोनों सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में हमेशा वो अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन माइनस का मतलब ही यही होता है कि अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर एक राइट साइड पे तो दूसरा लेफ्ट साइड पे होगा, अगर एक अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड होगी। ठीक हो गया बेटा? डियर स्टूडेंट्स, और फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहे हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके पास कूलम्स लॉ इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जस्टिफाई। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है कि एक्शन का रिएक्शन है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के इनमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और आप इससे ये है कि जो साइन ऑफ चार्जेस हैं, इससे आप फोर्स कौन सी है, अगर सेम चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, जैसे कि दोनों पॉजिटिव हैं, हमें समझ आ गई कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा ये अपनी तरफ, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। ठीक हो गया बेटा? ये हमें म्यूचुअल फोर्स के हवाले से अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि जस्टिफाई द कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। तो बेटा आपने ये थ्रू आउट सारा लिखना होता है और उसके साथ ये डायग्राम बनानी होती है और ये इक्वेशन और ये वेक्टर फॉर्म भी शो करनी होती है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी, और आपके पास फोर्स के वेक्टर्स की फॉर्म में भी शो करनी होती है। आई होप कि ये सेकंड स्लाइड पे मेरे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब 1 कूलम अकॉर्डिंग टू चार्ज का यूनिट 1 कूलम। अब 1 कूलम क्या होता है? SI यूनिट जो है 1 कूलम, चार्ज के यूनिट कूलम है। 1 कूलम क्या है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं, वो वैक्यूम में रखे हुए हैं और उनके दरमियान का फासला 1 मीटर है। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, अगर डियर स्टूडेंट्स वैक्यूम में 2 चार्जेस रखे हुए हैं और उनके दरमियान फासला कितना है?
1 मीटर का, और वो एक दूसरे पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, इतनी फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो चार्जेस है ना, इनमें चार्ज कितना है इनके पास, 1 कूलम और 1 कूलम, इन दोनों के पास जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम है। ठीक है, 1 कूलम, मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा कि 2 चार्जेस पड़े हैं, वैक्यूम के अंदर पड़े हैं, और उनके दरमियान का फासला अगर 1 मीटर हो और वो एक दूसरे पे फोर्स कितनी लगा रहे हूँ, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन की फोर्स लगा रहे हूँ, तो हम कहेंगे वो जो चार्जेस हैं वो 1 कूलम है। ठीक है, तो ये 1 कूलम की डेफिनेशन एसआई यूनिट में 1961 में जो पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 मेजरमेंट में आपने ये पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और ये एमसीक्यूज भी आता है कि अगर 2 चार्जेस हों 1 कूलम के और उनका फासला 1 मीटर हो तो उससे फोर्स कितनी पैदा होगी, तो ये एमसीक्यूज भी है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो हिंस 1 कूलम इज दैट चार्ज विच when placed 1 meter from an equal and similar charge in a vacuum or air repel it with a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। 9 into 10⁻⁹ न्यूटन बहुत ज्यादा फोर्स है और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम कूलम के यूनिट ज्यादा यूज नहीं करते। बुक्स में आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, आप पीको कूलम यूज कर रहे होते हैं 10⁻12 मीटर, माइक्रो 10⁻6 मिली कूलम यूज कर रहे होते हैं, ताकि वो जो है ना आसानी हो सके। वो बहुत बड़े यूनिट हैं और इतना फोर्स को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10⁻9 आपके पास न्यूटन बहुत बड़ी वैल्यू है। आई होप क्लियर होगा। हम नेक्स्ट आएंगे परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या है बेटा, अब चार्जेस के दरमियान पहले हम केस डिस्कस कर रहे हैं वैक्यूम या एयर का, अब हमको मीडियम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, वो मीडियम क्या करेगा, अब परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी की डेफिनेशन आपको पता हो। ठीक है, परमिटिविटी आपके पास ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, जैसे मैंने आपको बताया, जो अफेक्ट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक हो गया बेटा। एयर या वैक्यूम हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हाई वैल्यू जो फोर्स की होगी किन मीडियम्स के दरमियान, तो एयर में फोर्स की वैल्यू हाई होगी। उसके अलावा कोई भी आप मीडियम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इंसुलेटिंग मीडियम, याद रखिए ना, इंसुलेटिंग मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपके पास हो जाएगी। एब्सोल्यूट या एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ एयर, इसको एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट भी कहते हैं, या एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम वो कितनी है, हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अब आपके पास एप्सिलॉन फॉर ऑल अदर इंसुलेटिंग मटेरियल इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फॉर मीडियम, मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी, बड़ी होगी। आपने ये याद रखना है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन हमेशा बड़ी होगी। और एप्सिलॉन अब मीडियम कैसे आप लिखेंगे, एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मीडियम, मैं रिपीट कर देता हूं, इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आप अगर के से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेशियो है एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी, या आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हवाले से भी कहते हैं। रेशियो है किसकी, medium epsilon permittivity when medium is introduced over epsilon permittivity when vacuum or air is introduced is called relative permittivity of the material and denoted by k से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में एप्सिलॉन r से, यानी एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये रेशियो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। अच्छा बेटा, इसके यूनिट क्या होंगे, यूनिट लेस है। ऊपर भी आपके पास यूनिट क्या आएंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे भी ये वैल्यूज आपस में यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बेस यूनिट ना हो तो वो डायमेंशंस भी नहीं होती। और के जो है ना, ये जो एप्सिलॉन आर है ये एक नंबर है। के अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, एक नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर होता है और नंबर के ना यूनिट होते हैं और ना ही डायमेंशंस होती हैं। तो एप्सिलॉन आर या आपके पास ये जो के है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं,
इसके कोई आपके पास यूनिट नहीं है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, बेस यूनिट भी नहीं है और डायमेंशंस भी नहीं है। तो इट मे बी नोटेड रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी फॉर्म में उसने फॉर्मूले को बताया हुआ है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। अब एयर के लिए तो ये फॉर्मूला है, अगर कोई मीडियम लेके आएंगे तो फिर आप एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन किसके इक्वल है आप अच्छे से जानते हैं, एप्सिलॉन ये जो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आपकी बुक लिखती है एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये मीडियम के लिए Q1 Q2 और R। ये जब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाए, ये देखें F मीडियम। अब अगर इन एयर वाली और मीडियम वाली इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दे, एयर डिवाइड बाय मीडियम, तो आपके पास F एयर और मीडियम, तो ये भी K के इक्वल। ये K की दूसरी डेफिनेशन, K का एक फार्मूला क्या आया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। K का यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का दूसरा फार्मूला क्या आया है, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम, या फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम, इनकी जो रेशियो है वो भी बेटा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के इक्वल है। तो ये दो रिलेशन आपके पास एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज में यूज होते हैं बेटा, ठीक है, ये वाला और ये वाला। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आपसे ये पूछा जाता है कि एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी कंडक्टर्स की क्या है, मेटल्स की क्या है, तो वो इनफिनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है बेटा, इन्फिनिटी होती है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। और एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। 1 होती है एयर के लिए, ग्रेटर देन 1 होगी, 0 नहीं, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, 1 से ज्यादा होगी। मेटल की इन्फिनिटी होगी और बाकी मीडियम्स की एयर के अलावा, एयर की 1 है, वैक्यूम और एयर की 1 है। उसके अलावा आप जिसकी भी बात करेंगे, आप ग्लास की बात कर लें, आप माइका की बात कर लें, आप रबड़ की बात कर लें, वो ग्रेटर देन 1 होगी। असाइनमेंट में बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं थोड़े से ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड होना आसानी हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर इंसुलेटर कैन बी, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता, 5 हो सकता है। मैंने अभी कहा है ग्रेटर देन 1 होगी। Q1 exerts some force on a second charge Q2, थर्ड चार्ज आप उसके करीब लेके आएंगे, क्या Q1 और Q2 की फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है लेक्चर में। 2 इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r मीटर एंड हैव कूलम फोर्स F। अगर अल्फा चार्जेस हों सेपरेटेड बाय 2r तो व्हाट विल बी द फोर्स। एंट्री टेस्ट के ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके पास। तो बेटा अल्फा पार्टिकल पास चार्ज कितना होता है 2e, तो ऊपर भी आ जाएगा 2e इंटू 2e डिवाइडेड बाय आपके पास फासला कितना बड़ा है 2r, 2 का स्केयर तो 4, ऊपर भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर F आएगा। उसके बाद बेटा 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अगर मेटल शीट लेके हैं, कंडक्टर, आप इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर प्लेस बिटवीन, व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस, वो आपके पास कूलम फोर्स, पहली बात तो ये है कि उस पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन उससे फोर्स डिक्रीज होगी, तो यहाँ ऑप्शन सूटेबल बनेगा डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी, रिमेन्स अनचेंज्ड नहीं होगी, आपके पास डिक्रीज बनेगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल इनफिनाइट होता है, पहले बताया है बेटा। ये कुछ क्वेश्चन हैं, डिफाइन कूलम्स लॉ विद रिलेशन कर दीजिएगा, जस्टिफाई कूलम्स लॉ इज इक्वल टू न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस कराया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स, लास्ट में बताया कि फोर्स डिक्रीज कर जाती है, उसके हवाले से बताना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है एनुअल में। प्रूव कूलम्स लॉ इज अ म्यूचुअल फोर्स, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी शॉर्ट में भी आपके पास आ जाता है, आप शॉर्ट करके लिखना होता है। प्रूव दैट F21 इज इक्वल टू F12, तो ये मैग्नीट्यूड के हवाले से पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप ये भी साबित करें कि ये कैसे आपके पास एक दूसरे के सामने, मतलब एक ही तरह के लिंक्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको अंदर ही बताता रहा हूँ कि कौन से कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑनर बेटा। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन बहुत अहम लेक्चर था, आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर था। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच।